नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का एक और टेस्ट आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसमें आपको मनोविज्ञान के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं पीएन लोधा स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा के लिए, उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वापस से तैयारी में जुट जाइए साथियों। जिस प्रकार से रीट लेवल 2 रद्द हुई है तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप जो चीज़ हो चुकी है उसको अब हम बदल नहीं सकते। उस पर जितना ज़्यादा हम शौक मनाएंगे हम उतने ही पीछे चले जाएंगे साथियों। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है जब तक सफलता हाथ नहीं लग जाती। विश्वास कीजिए, अंतिम 2 साल भी नहीं बचे हैं गवर्नमेंट के पास। तो अंतिम 2 साल के अंदर अंदर आपकी नौकरी लगना सुनिश्चित कर लीजिएगा। टेस्ट नंबर 12 है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे शानदार जानदार प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है आपके, यदि दौड़ते समय बच्चा सड़क पर फिसल जाता है तो बालक सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है, यह कहलाएगा अहम केंद्रवाद, जीववाद, अंतः प्रज्ञात्मक विचार और अंतर्बोध विचार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा सही उत्तर का चयन करो। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? तो प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर है, एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा और उसके बाद ही विकल्प का कि भाई सही विकल्प ये है उसका चयन कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या रहेगा साथियों? इसको जीववाद कहेंगे। जीववाद का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। जीववाद का मतलब है कि बालक प्रत्येक वस्तु को जीवित माने, प्रत्येक वस्तु को, ठीक है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी को वो जीवित मानता है। जैसे सड़क पर गिर गया तो क्या कह रहा है कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई, पत्थर से टकरा गया तो पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई, दीवार के सहारे खड़ा है वहां से थोड़ी चोट लग गई, थोड़ा पैर फिसल गया, कुछ हो गया तो दीवार ने मुझे चोट पहुंचाई, और उसको वो मारने लग जाता है और मार के ऐसा लगता है कि हाँ इसने मुझे चोट पहुंचाई और मैंने भी इसे चोट पहुंचाई। फिर धीरे धीरे वो रोना बंद कर देता है। तो ऐसी प्रवृत्ति को जीववाद की प्रवृत्ति कहा जाता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। तो क्या है दूसरा प्रश्न? जीनोटाइप और फिनोटाइप यह दोनों किसके प्रकार है? गुणसूत्रों के, जीन के, शुक्राणुओं के और इनमें से सभी। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गुणसूत्र, जीन वगैरह इनसे आपका 1 या 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। देखो, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों प्रकार दे रखे होते हैं, ये दोनों ही प्रकार जीन के प्रकार है, ठीक है, गुणसूत्रों में जो जीन उपस्थित होते हैं उनके। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट अब आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न, गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में की बात की जा रही है कि मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देख लेते हैं कि भाई सही उत्तर आपका कौन सा है। इसमें गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट उत्तर है इसका प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में। विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये देखो, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है? माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह और समाचार पत्र। तो बताओ भाई प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही है? एक बार प्रश्न को देखो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे। सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिकरण के कारक है जिनसे बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में से क्या नहीं आएगा इसमें? तो मतलब 3 तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में आ जाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण तो रहेगा लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो साथियों देखो, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य, इनमें ही बालक में सामाजिक गुणों का विकास की शुरुआत ही यहीं से होती है। उसके बाद वो विद्यालय में जाता है, वहां पर भी सामाजिकरण
होता है उसका, सामाजिक गुणों को वो सीखता है। सम समूह जो उसका होता है, मतलब जिस समूह में वो खेलता कूदता है, जिस समूह में वो चीज़ों को करना सीखता है, समाज के नियमों को के अनुकूल स्वयं को ढालने का प्रयास करता है, जहाँ पर वो रहता है, सम समूह है, ठीक है। तो ये तीनों तो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारक है, लेकिन समाचार पत्र यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। विकास, सिर्फ एक शब्द है विकास। अब आपको आगे देखना है। गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, गतिशील व क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय है और कथन एक असत्य है। तो भाई प्रश्न ऐसा है जिस पर बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि विकल्प सही से नहीं दे रखे हैं, या फिर जो प्रश्न है वो अधूरा पूछा जा रहा है, क्योंकि विकास यहाँ पर गतिशील व क्रमबद्ध भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गतिशील मतलब चलता ही रहता है नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से। पूर्व कथनीय मतलब आप इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि गर्भाधान से किशोरावस्था तक चलता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। और चौथा कह रहा है कथन एक असत्य है, तो ये भी सही बात है कि कथन एक असत्य है, लेकिन विकास की बात की जा रही है। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सही रहेगा, लेकिन हम या तो दूसरे को सही करेंगे या तीसरे को सही करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न, मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? जनसंचार, कार्यस्थल, विचारधाराएं और विद्यालय। तो देखो लघु मंडल, मध्य मंडल, वृहद मंडल, इस प्रकार से मानव विकास के अंतर्गत चीजें रखी जाती है साइकोलॉजी में। तो साथियों जो लघु मंडल है इसके अंतर्गत विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? विद्यालय को। चौथा विकल्प आपके पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो छठा प्रश्न, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तकें पढ़ने में और सबके साथ मिलजुल कर रहने में। तो देखो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि का मतलब ये है कि शाब्दिक बुद्धि भी आप इसको कह सकते हो साथियों, ठीक है। तो खिलौनों को तोड़ना जोड़ना ये तो मूर्त बुद्धि की विशेषता है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, पुस्तकों को पढ़ने में अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है। विकल्प 3 आपका सबसे बेस्ट विकल्प है इस प्रश्न नंबर 6 में, तो यही आपका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न 7वां, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है किंडरगार्टन विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि। तो भाई व्याख्यान विधि तो किसी भी बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, तो चौथा विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। किंडरगार्टन विधि जो है ये छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी मानी जाती है, तो तीसरा या दूसरा सही आंसर है साथियों। योजना विधि को प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि मानते हैं। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। प्रतिभाशाली मतलब लगभग जिनकी IQ 140 प्लस या 140 या इससे अधिक होती है साथियों, और ये हर काम को तेजी से करते हैं, जल्दी सीखते हैं, जल्दी समझते हैं। कक्षा के जो अन्य बालक होते हैं उनसे हर चीज को जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न है, परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया घर वालों को, ठीक है। यह समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? पलायन है, प्रत्यावर्तन है, प्रक्षेपण है और क्षतिपूर्ति है। तो पलायन का मतलब होता है उस स्थान से अलग हो जाना, पलायन नहीं होगा इसका आंसर। क्षतिपूर्ति मतलब एक क्षेत्र में जो कमी है उसकी पूर्ति अन्य क्षेत्र से करना, ये भी आंसर नहीं होगा। तो दूसरा या तीसरा साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर है वो रहेगा प्रक्षेपण। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रक्षेपण का अर्थ निकाला जाता है खुद की कमियों को दूसरों के ऊपर डालना, मतलब दूसरों के ऊपर दोष डाल देना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैंने ये काम अगर मुझसे नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इस वजह से सामने वाले की गलती थी है। तो तीसरा विकल्प प्रक्षेपण सही रहेगा 8वें प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। 9वां प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संज्ञान, संवेग,
संवेदना और चिंतन। तो साथियों मैंने आपको बता रखा है, ऊपर भी मैंने मतलब पहले जो टेस्ट करवाए थे उसमें मैंने बता रखा है कि मैकडूगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक संवेग से बताया है। तो 14 ही मूल प्रवृत्तियां, 14 ही संवेग। तो इस प्रकार आपके दूसरा विकल्प संवेग वाला इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 9वें पृष्ठ में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो भाई पूर्व अनुभव मतलब जो चीजें हमने पहले अनुभव कर रखी है उसके आधार पर हमारे पास कोई संवेदना मतलब हमें कुछ चीजें महसूस हुई है और हम सोचते हैं कि यार ये तो वैसा ही लग रहा है पहले की तरह, तो उसको साथियों हम प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है या फिर आप इसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हो। दूसरा विकल्प 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके 11वां प्रश्न। रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु और अभिक्षमता के मापन हेतु। तो सभी ने पढ़ ही रखा होगा रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट। तो रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, 10 कार्ड होते हैं। इसका मापन किसका मापन करते हैं? इसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करते हैं साथियों। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और यह व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है, जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं और कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की आपको आकृति दिख रही है। फिर आकृतियां स्पष्ट नहीं होती है, उनको देख करके व्यक्ति उत्तर बताता है कि मुझे ऐसी दिख रही है, मुझे ऐसी दिख रही है। तो उसका उत्तर जो होते हैं उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्टन है ये, गार्टन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने और सिरिल बर्ट ने। तो देखो पिछड़े बालकों के लिए, पिछड़े बालकों की आईक्यू 80 से 90 के बीच होती है, क्योंकि 90 से 110 के बीच तो लगभग सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं साथियों। अब यहाँ पर जो 80 से 90 के बीच की जो आईक्यू वाले बालक है वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? सिरिल बर्ट के द्वारा। चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट अब हम प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न ये देखिए, आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो देखो आगमनात्मक तर्कना है, इसके अलावा एक और होती है निगमनात्मक तर्कना। साथियों यहाँ पर आगमनात्मक तर्कना में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जो चीज शामिल होती है वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, शामिल नहीं है। तो देखो अवलोकन भी आगमनात्मक तर्कना में किया जाता है, प्रयोग भी किए जाते हैं, उसका सामान्यीकरण भी किया जाता है, लेकिन कल्पना नहीं की जाती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही उत्तर होगा, क्योंकि ये आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में शामिल नहीं है साथियों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो देखो चारों ही आपको याद होना चाहिए साथियों। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा की बात की जा रही है। सबसे पहले मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने? सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो यह आपका आंसर नहीं है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, ये तो हम कई बार देख चुके। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। अब यहाँ पहला या दूसरा, तो सही उत्तर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दिया गया है साथियों। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बालक दूसरों को देख करके, दूसरे का अनुकरण करके, दूसरे का प्रेक्षण करके, प्रेक्षण का मतलब अवलोकन करना होता है, व्यवहार करना सीखता है। तो ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा का है। विकल्प 1 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो 15वां प्रश्न, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो देखो सत्तावादी स्तर की बात की जा रही है। शिक्षण के जो अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे एक होता है प्रजातांत्रिक स्तर। क्या होता है?
प्रजातांत्रिक स्तर, एक है सत्तावादी स्तर। शिक्षण के स्तरों की बात की जा रही है। तो साथियों, जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है ये शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि जो प्रजातांत्रिक स्तर है ये छात्र केंद्रित होता है। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प नंबर 1 प्रश्न संख्या 15 में आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देखेंगे। ये देखिए 16वें प्रश्न को, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में और किशोर अवस्था में। तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा और फिर इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। क्या रहेगा आपका सही उत्तर प्रश्न संख्या 16 में? तो देखो सही उत्तर देख लेते हैं, क्या रहेगा? किशोर अवस्था में। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। कैसे रहेगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति मतलब कल्पना करने की, ठीक है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का अर्थ मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है कि जो चीज सामने नहीं है उसके प्रति भी चिंतन करना, उसके प्रति भी तर्क देना, वो होता है अमूर्त चिंतन। तो साथियों ये चीजें 11 से 12 वर्ष की बाद में आती है ये चीजें। तो मतलब किशोर अवस्था में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर चौथा विकल्प ही आपका सबसे बेस्ट आंसर है। तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास की अवस्था चलती है, शेष अवस्था तक चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, किशोर अवस्था तक चलती है और मृत्यु तक चलती है। तो देखो मानव विकास की बात की जा रही है साथियों, जैसे गर्भावस्था है, फिर उसके बाद में आती है शेष अवस्था, फिर उसके बाद में आती है यहाँ पर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद में आती है किशोरावस्था, फिर उसके बाद में आती है वयस्कावस्था, उसके बाद में आती है प्रौढ़ावस्था, फिर आती है वृद्धावस्था और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। मृत्यु तक यहाँ पर मानव विकास की अवस्था चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देखो, आपके 18वां प्रश्न है, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या बताई है। 10, 12, 14 और 15 है। तो साथियों मैकडूगल और गिलफोर्ड के द्वारा जो संवेगों की संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है? संवेग भी 14 होते हैं और मूल प्रवृत्तियां भी 14 होती है। तो तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 पर। तो 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व और लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो देखो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार पूछा है। अधिगम, बच्चों को जब हम कोई चीज सिखाते हैं तो उसकी सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाएगा? क्या उनको पुरस्कार देकर हम सफल बना सकते हैं, फिर वो पुरस्कार प्राप्ति के लिए ही कार्य करेंगे, सफलता के लिए नहीं करेंगे? तो ये नहीं होगा आपका आंसर। प्रशंसा करके क्या हम बच्चों को अधिगम में सफलता दिलवा सकते हैं मुख्य रूप से? जी नहीं। इसका सही उत्तर है 20वें प्रश्न का लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। बालक के अंदर ही होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। एक तरह से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक उस चीज के लिए होना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 4 20वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे साथियों। तो 21वां प्रश्न, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है और इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर अधिगम की विशेषता देखनी है। देखो एक एक विकल्प को, एक एक शब्द को देखेंगे। अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह, जीवन भर भी चलता है, सही है बिल्कुल ये तो। अधिगम विकास भी है, अधिगम परिवर्तन भी है, ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी है, मतलब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम चीजों को सीखते हैं। और अधिगम सक्रिय भी होता है, तो ये भी सही है। अर्थात उक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न, शिक्षक अपने संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो शिक्षक क्या कर रहा है? संपूर्ण विषय सामग्री मतलब जो विस्तृत है, ठीक है,
जो ज़्यादा है एक तरह से, इसको सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अलग अलग भागों में विभाजित किया जा रहा है उसको। फिर उसके बाद में वो जो खंड विभाजित किए हैं, एक एक खंड को, एक एक भाग को छात्रों के समक्ष शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसको आंशिक क्रिया का नियम कहा जाएगा। थॉर्नडाइक के जो गौण नियम है सीखने के साथियों, उसका है आंशिक क्रिया का ये नियम। चौथा विकल्प 22वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो 23वां प्रश्न, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? अप्रत्यक्षात्मक चिंतन को, प्रत्यात्मक चिंतन को, काल्पनिक चिंतन को और तार्किक चिंतन को। तो यहाँ चिंतन के 4 प्रकार जो दे रखे हैं, सबसे उच्च प्रकार का आपको बताना है साथियों, सबसे हाईएस्ट। तो साथियों 23वें प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है तार्किक चिंतन को, जो चिंतन किसी तर्क पर आधारित होता है। चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न ये देखिएगा, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? मतलब छात्र उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप उस कार्य को करवाने के लिए छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? देखो, पिटाई का डर दिखाकर कि अगर काम नहीं हुआ तो 10 डंडे पड़ेंगे, ये कहोगे आप? अगर हाँ तो इसको राइट करो। अगर आप कहोगे कि परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर कि अगर काम नहीं किया तो परीक्षा में फेल कर दूंगा, ऐसा करोगे? या फिर छात्रों की समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर या घर पर शिकायत करके? तो साथियों 3 तो बेहद ही यहाँ पर खराब आंसर है। खराब मतलब सही नहीं होंगे ये किसी भी प्रकार से। इसका सही उत्तर होगा छात्रों की समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर कि देखो आपने उस कार्य को भी किया था, आप उसमें भी सफल हो चुके हो, आप इतने अच्छे अंक लाते हो, ये भी कार्य करो, हो जाएगा, इस प्रकार से। तो तीसरा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। अब देखेंगे 25वें प्रश्न को। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को एक जगह शेयर जरूर करिएगा कहीं पर भी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों। 25वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की किन विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। अब भाई आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हो तो बुद्धि परीक्षण से आर्थिक भिन्नता का तो पता लगेगा ही नहीं। बुद्धि परीक्षण मानसिक होता है तो शारीरिक भी नहीं, अर्थात बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की मानसिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है साथियों। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, 12 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। निःशुल्क आपके 50 टेस्ट में साइकोलॉजी के इसी प्रकार से लेकर आऊंगा साथियों, और वो 50 टेस्ट यूं मानिए कि गोल्डन चीजें हैं सारी ये एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अब 13वें टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।